हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे 8th लेसन। और टॉपिक हमने कई पढ़े हैं, उसमें कांस्टेंट फोर्स पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस करा है कि कांस्टेंट फोर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग ने ये पढ़ा है कि जो वेरिएबल फोर्स है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद वेरिएबल फोर्स की रिस्पेक्ट में और आगे थोड़ा समझेंगे इस बात को। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बेसिकली ये जो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फोर्स दो प्रकार के होते हैं, कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो इनिशियली हम स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं, थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं ताकि आपको पहले से ध्यान रहे कि क्या कर रहे। तो फोर्स के कंजर्वेटिव होने का मतलब होता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। आप पाथ चाहे जिगजैग लीजिए, चाहे इंक्लाइन लीजिए, चाहे जैसा पाथ लीजिए, वो कंजर्वेटिव अगर फोर्स होगा तो वो उसका कैलकुलेशन की वैल्यू जो होगी वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। वो किस बात पे डिपेंड करेगी कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। और इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप जा रहे हैं उस तरफ या लौट रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करेगी। जा रहे होंगे तो पॉजिटिव होगा, वापस आ रहे होंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। पाथ कुछ भी हो, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, वैल्यू सेम मिलेगी आपको। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं कि उसमें पाथ अगर आपका चेंज हो जाएगा तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अब इसमें ये भी बाद में कंफ्यूजन क्या आ जाता है कि देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि आप फाइनल और इनिशियल पोजीशन फिक्स होनी चाहिए तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आएगा वैल्यू में। लेकिन अब नॉन कंजर्वेटिव में क्या है कि अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या है कि आप मान लीजिए एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी वही है, लेकिन जो फर्स्ट पाथ है, जाने का पाथ है, वो छोटा है और आने का वापस लौटने का पाथ लंबा है, तो उसमें वैल्यू बदल जाएंगी। नॉन कंजर्वेटिव होगा तो उसमें पाथ पे डिपेंडेंस होती है। और इसमें क्या होता है कि आप पाथ कोई भी चूज़ करो, ऐसे करके छोटा पाथ बना लो लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, और दूसरा पाथ आप लंबा कर लो लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर कंजर्वेटिव होगा। और अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो वो पाथ की लंबाई पे डिपेंड करने लगेगा या कुछ अदर फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है। तो बेसिकली याद क्या रखना है, कंजर्वेटिव वो फोर्स होते हैं जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर फिक्स हो तो उनकी वैल्यू नहीं बदलती है। और नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन के अलावा पाथ की लेंथ और कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डिस्कस में हम लोग प्रूव करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है। तो पहले हमने ये टॉपिक उठाएंगे कि टॉपिक उठाया एक कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले हम कंजर्वेटिव, अब इसमें कंजर्वेटिव में हम लोग देखिए दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट फोर्स भी पढ़ चुके हैं और वेरिएबल फोर्स भी पढ़ गए, तो दोनों हमको फोर्स पता है। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हमने लिया एक कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसकी डेफिनेशन पहले आइए देख लेते हैं कैसे डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if the work done by the force या और अगेंस्ट द फोर्स। कोई भी वर्क होता है तो दो तरह से काम करता है, या तो आप फोर्स के अलॉन्ग वर्क कैलकुलेट कर लीजिए और या फोर्स के अगेंस्ट वर्क कैलकुलेट कर लीजिए। फोर्स के अलॉन्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और फोर्स के अगेंस्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बस इतना अंतर होएगा। तो A force is said to be conservative if the work done by the force or against the force। दोनों ही बातें हो गई। In moving the body, तो किसी बॉडी को, ये है बॉडी, इधर करने में
या तो आप इसका वर्क कैलकुलेट करिए इधर जाने का, या इस ऐसे करने में हवा का जो प्रेशर के अलोंग का अगेंस्ट काम करता है उसको कैलकुलेट कर दिए, दोनों की वैल्यू बराबर होंगी, बस साइन चेंज होगा। तो दोनों, तो फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी, बॉडी को मूव कराने में डिपेंड्स, किस बात पे डिपेंड करता है, ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फिर से पढ़ दे रहे, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग द बॉडी डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे डिपेंड करेगा, ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड इट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये तो डेफिनेशन हमने बता दी। जोर कहाँ देना है, वर्क अगर कंजर्वेटिव होगा तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करेगा, और इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि पाथ लंबा है छोटा है, क्या कंडीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हम लोग ने जज करा, एक्सपेरिमेंट करे, तो उसमें हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है, मतलब कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वो देखता है कि आपने कहाँ से बॉल ऐसे उछाली तो वो ऊपर गई, इधर तक गई। अब हम यूं खड़े हैं और इतनी हाइट में हमने बॉल ऐसे फेंकी तिरछी, तो वो इंक्लाइंड हो गया, लेकिन उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन हाइट की तो वही है, इतनी ऊंचाई, इससे इतनी ऊंचाई पे देख लिया, हाइट तो वही है, भले ही उसका पाथ लंबा हो या कैसा हो। तो ये एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इनिशियल और फाइनल हाइट पे डिपेंड करता है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्क इज टू बी कैलकुलेटेड अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हमने शुरुआत क्या करी, वर्क इज टू बी कैलकुलेटेड अगेंस्ट ग्रेविटी। हम केवल वर्टिकल में क्या फोर्स लग रहा है, कितना वर्क हो रहा है, ये कैलकुलेट कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल को हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल को, क्योंकि वर्टिकल मोशन में हॉरिजॉन्टल का वर्क जीरो ही रहेगा, ठीक है। हाइट तो वर्क इज टू बी कैलकुलेटेड अगेंस्ट ग्रेविटी। ये सारे जितने हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो अगेंस्ट ग्रेविटी होंगे। तो अब देखिए इसमें 4 एग्जाम्पल है। फिगर ए ये है जिसमें एक बॉल डायरेक्ट बी हाइट पे छोड़ी जाती है, मतलब ऐसे उछाली जाती है, तो ये यहाँ से आके यहाँ पहुँच जाती है। तो इसके हाइट में कितना चेंज हुआ, एच चेंज हुआ, एच हाइट बदली। अब दूसरे फिगर है बी, उसमें क्या करा है कि ग्राउंड से जितनी इसका ग्राउंड, इस बॉल का ग्राउंड यहाँ ये वाला है, इसका भी ग्राउंड यही वाला है। अब यहाँ इसको सी पॉइंट कह देते हैं और यहाँ इंक्लाइंड प्लेन लगा देते हैं, और इसका पाथ बदल जाता है, ऐसे हो जाता है। तो इससे तो पाथ लंबा है लेकिन हाइट वही रहती है। हाइट देखिए सबकी हमने वही रखी हुई है। तो ये पॉइंट सी हो गया, ये बी। सी से बी पहुँचने में कितना वर्क कैलकुलेट होगा ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो कैलकुलेट करना है। तो इसका ये फिगर बी है, ठीक है। अब लेकिन इसका वे सी बी है, ऐसा है। और इसमें क्या है फिगर सी में, अब फिगर सी में क्या है कि एक पॉइंट हमने यहाँ बॉल रखी है, इतनी ही हाइट पे रखी है, और इसको इतनी ही हाइट पे ऊंचाई पे ले गए, बी तक हाइट चेंज नहीं हुई है, लेकिन इसका वे बदल गया। वे क्या बदल गया, देखिए वे क्या करा, हमने स्टेयर्स कर दिए, वो लकड़ी की स्टेयर लगा दिए। तो देखिए छोटे छोटे एच डैश ऊंचाई के ब्लॉक हैं, तो वो ब्लॉक में पहले एक स्टेयर आएगा ऊपर, फिर एक्स दूरी हॉरिजॉन्टल चलेगा, फिर उसके बाद फिर एच डैश चलेगा, फिर एक्स चलेगा, फिर एच चलेगा, फिर एच, ऐसे ऐसे करके वो एच हाइट तक बी तक पहुंच जाएगा। तो ये पाथ कुछ डिफरेंट हुआ, ये पाथ ऐसे था, ये पाथ ऐसे है, ये पाथ जिगजैग वे में,
ठीक, अब लास्ट पार्ट में हमने क्या करा है, फिगर डी में हमने देखिए सी पे बॉल है और इसको लहरदार में इसको पहुंचाया है। अब देखिए इसका भी क्या है, ऐसे लहराता हुआ पहुंच रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे 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 कर्व्ड मोशन में गया और पहुंचेगा वो इतनी हाइट में, बी पॉइंट पे एच हाइट पे पहुंचेगा। तो इसकी लंबाई से इस पाथ की लंबाई चेंज हो गई ना, तो कितने पाथ हो गए, 1 2 3 4, लेकिन इन चारों पाथ में आपकी हाइट तो वही रही, यहाँ पर भी हाइट एच है, यहाँ पर भी हाइट एच है, यहाँ पर भी हाइट एच है, यहाँ पर भी हाइट एच है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो इसकी सेम है, यहाँ से जा रहा है और बी पे पहुँच रहा है, एच हाइट में पहुँच रहा है, यहाँ से भी यहाँ से जा रहा है लेकिन वर्टिकली एच ऊंचाई पे उसका पहुँचना है, यहाँ पर भी वर्टिकल एच ऊंचाई पे पहुँच रहा है, यहाँ पर भी वर्टिकल एच ऊंचाई पे पहुँच रहा है। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन पाथ देखिए डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए ये इसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जो बाद में काम आएगा, है बहुत टॉपिक सरल। देखिए इसमें तो कुछ सिंपल है कि ये थ्रो करा गया ऊपर की ओर, ये सीधे ऐसे पहुंच जाएगा तो ये एच हाइट तक आ जाएगा। और इसमें क्या है, इंक्लाइनेशन में क्या है, इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइनेशन है थीटा डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या होंगी, लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए सी बी में हम ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो किसी स्थिति में किसी पोजीशन पे इसकी पोजीशन यहाँ पर कैलकुलेट करी तो इसमें mg फोर्स जो है नीचे की ओर लगेगा, ग्रेविटी फोर्स mg नीचे की ओर लगेगा, और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा ऐसे जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये थीटा है, तो ये एंगल देखिए mg ऐसे आया, तो अब इस पॉइंट पे इस इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर खींचना है, परपेंडिकुलर खींचा 90 डिग्री का एंगल लेके और एक एरो खींचा ऐसे, और प्लेन के इंक्लाइंड प्लेन के नीचे की ओर ऐसे एक रेखा खींची। हमने करा क्या है, इस एंगल को थीटा दे दिया और mg जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट ले लिए, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है ये इस पे कैसे मोशन हो रहा है। तो देखिए इसके अलोंग इस वेक्टर का इसके अलोंग किसके, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कौन सा वेक्टर आएगा, mg साइन थीटा, वो इधर होगा, अगेंस्ट द बॉल होगा, इसको कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, यही होगा हमारा एफ जी, इसी से हम काम करेंगे, ठीक है ना। ये फोर्स ही जिम्मेदार है इसको कैलकुलेशन करेगा। और इसका इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, mg कॉस थीटा। तो ये वाला फोर्स जो है ये F से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ थ्रो करा, ऐसे करेंगे तो जो हमारा पुलअप है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये अपना मोशन करने लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला कंपोनेंट है ये कहाँ गया, इसका भी तो कुछ होगा, नहीं तो ये वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ये है कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये जो फोर्स लगेगा उससे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इंक्लाइंड प्लेन से, और वो जस्ट इसके अलोंग होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, उसको आर कहा जाएगा। तो इस मोशन में क्या होगा, आर mg cos थीटा को कैंसलेट कर देगा, मतलब जीरो उसका वैल्यू आ जाएगी। तो मोशन क्या होगा, मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन होगा, ऐसे बॉल जाएगी ऐसे और यहाँ तक जाके रुक जाएगी, ठीक है। थोड़ा कठिन है लेकिन समझना जरूरी है। अब देखिए, लेकिन हाँ ये समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, अब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसमें ये थीटा है और ये ट्रायंगल कौन सा है, BCA ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी BA भुजा कितनी है, साइड कितनी है, H है, और ये थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो H अपॉन CB हो जाएगी, वो बाद में जरूरत पड़ेगी, हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये तो डिस्कस हो गया, फिगर बी डिस्कस हो गया। अब स्टेयर वाले केस में क्या होएगा, स्टेयर वाले केस में ये होगा कि हर एक स्टेयर की ऊंचाई कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो इसकी एक स्टेयर की हाइट क्या है, h डैश मान ली, ठीक, और स्टेयर की हॉरिजॉन्टली लेंथ क्या है, x है, हर एक की x है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टेयर कितने हैं, n स्टेयर्स है, n सीढ़ियाँ हैं। तो ये जानकारी के लिए ले लिया। इसमें भी कहीं बीच में अगर बॉल होगी
या आदमी होगा वो उसका वेट के हिसाब से ग्रेविटी फोर्स कितना होगा mg होएगा और नीचे की ओर होगा। तो ये फिगर क्लियर है, इसमें h ये हाइट है, ठीक, b ये हाइट h है। अब लास्ट फिगर है फिगर d। तो फिगर d में देखिए ये कर्व मोशन में है, तो इसके किसी पॉइंट पे किसी एक सेकेंड समय में हमने इसकी स्थिति में इसको ड्रा करा। तो यहाँ पर mg वेट ग्रेविटी का फोर्स नीचे mg लगेगा और इस छोटे से पॉइंट में छोटे से समय में जो हाइट वो कवर करेगा छोटा सा बहुत इनफाइनेटली, उसको हमने ऐसे ऐसे करके यहाँ दिखाया है कि ये डेल्टा एच, मान लीजिए ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एच डिस्टेंस चलता है, ठीक है। लेकिन ये टोटल सी से बी जब जाएगा तो टोटल एच हो जाएगा, ठीक। तो ये फिगर क्लियर है, अब काफ़ी कुछ क्लियर है। अब देखिए जल्दी से आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। तो वर्क कैलकुलेशन फॉर फिगर ए बी सी डी अगेंस्ट ग्रेविटी। देखिए हम वर्क कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इस फिगर के लिए, इस फिगर के लिए, इस फिगर के लिए, इस फिगर के लिए, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए पहली सावधानी क्या है, नो वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन WCA इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जैसे ये यहाँ है तो ये यहाँ आया तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हुआ 0 हुआ, तो वर्क कितना हो गया हॉरिजॉन्टल 0 हो गया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई वर्क नहीं हो रहा, क्यों, अगेंस्ट ग्रेविटी 0 होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन देखिए एक्स मान लीजिए सी से ए तक आया, लेकिन इसका जो है जो थीटा एंगल होगा एक्स और एफ में mg ऐसे नीचे आ रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सी ए किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो mg देखिए mg नीचे की ओर है और इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्क जब आप एफ एस कॉस थीटा से निकालेंगे तो वो 90 कॉस 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वर्क 0 हो जाएगा। ऐसा इधर भी होएगा, हॉरिजॉन्टली कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए mg इधर नीचे आया और ये x डिस्टेंस इधर आया, mg नीचे आया और इधर भी 90 डिग्री एंगल बना दिया, तो cos थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, वर्क 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्क 0 हो जाएगा। इसमें भी यही है, mg नीचे की ओर है और x वेक्टर इधर की ओर है, तो हॉरिजॉन्टली वर्क 0 होगा, उसको कैलकुलेट नहीं करना है, हमको केवल वर्टिकल कैलकुलेट करना। तो हम क्या करने जा रहे हैं, केवल वर्टिकल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने लिखा है WCA इक्वल टू 0, मतलब CA वर्क CA और यहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, A से A तक आ गया, तो हॉरिजॉन्टल वर्क 0 है। हमें केवल वर्टिकल निकालना है जो कि CB या CB ऐसे निकालना। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं। इन फिगर ए में देखिए क्या हो रहा है, h हाइट इसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली h है और इसमें फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स यहाँ लग रहा है mg, तो mg नीचे की ओर है और h डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो f ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट h हो गया। तो वही दिखाया, देखिए mg नीचे की ओर हो रहा है तो ये f हो गया, a से b तक जा रहा है, h डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क कैलकुलेट करेंगे WA इक्वल टू f इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल, ठीक। तो दोनों का गुणा कर दिया तो WA वर्क जो मिलेगा वो mgh वैल्यू का होगा, यहाँ mg रखा और ये h का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो इसकी वैल्यू आ गई mgh वर्क की कैलकुलेशन आ गया। अब फिगर बी के लिए, फिगर बी के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए along CB and inclination is थीटा, C से B की तरफ ऐसे मोशन हो रहा है और इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा डिग्री है, ठीक है।
तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए F इज इक्वल टू mg साइन थीटा रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंबिंग। तो इसमें देखिए इंक्लाइनेशन के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो F है और वो mg साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है F इज इक्वल टू mg साइन थीटा रिक्वायर्ड फॉर क्लाइंबिंग। अब इन ट्रायंगल BCA में साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन सी बी। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन सी बी, दैट इज सी बी इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, ठीक। अब जल्दी से वेल कैलकुलेट कर देते हैं। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एफ अलॉन्ग सी बी, एफ अलॉन्ग सी टू बी इंटू सी बी, ठीक। तो एफ अलॉन्ग सी बी कितना हो गया, एम जी साइन थीटा, और सी बी की वैल्यू क्या है, एच अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा कैंसिल हो गया, वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एम जी एच आ गई। तो अब ये हो गया। अब देखिए ये वैल्यू सब बराबर आ रही। अब फिगर सी के लिए, फिगर सी में देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी एक स्टेयर का वर्क कैलकुलेट करके नंबर ऑफ स्टेयर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो डब्ल्यू सी वर्क जो होगा वो होगा वर्क फॉर वन स्टेयर, इतने के लिए वर्क कैलकुलेट कर लिया और उसमें एन का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। तो वर्क फॉर वन स्टेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स, ठीक। तो इक्वल टू एम जी वर्क फॉर वन स्टेयर एम जी इंटू एच डैश हो गया। एम जी इंटू एच डैश ही तो होगा, कितना हाइट में चेंज आया, एच डैश। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा, एम जी तो नीचे की ओर लग रहा है और वर्टिकल एच डैश डिस्प्लेसमेंट है, तो एम जी इंटू एच हो गया, वर्क फॉर एम जी एच डैश हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ स्टेयर्स का गुणा कर दिया तो एन का गुणा कर दिया, तो इसकी अब एच डैश इंटू एन कितना हो जाएगा, एच डैश इंटू एच जो हो जाएगा एच डैश इंटू एन। देखिए एच डैश इंटू एन इक्वल टू एच है, ये हो गया। और यहाँ पर वर्क जो कैलकुलेट हुआ था, ये वर्क जो है वो डब्ल्यू डैश जो एक स्टेयर के लिए कितना हो जाएगा, एम जी इंटू एच डैश। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसमें नंबर ऑफ स्टेयर्स का गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को साथ ले लिया, एच डैश एन को साथ ले लिया तो क्या हो जाएगा, तो इतनी जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एम जी एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू सी इक्वल टू एम जी एच। तो यहाँ से यहाँ तक आने में फिगर सी में वर्क कितना कैलकुलेट हुआ है, एम जी एच। अब लास्ट बचा ये जिगजैग वाला, जिगजैग नहीं कर्व्ड मोशन वाला। तो देखिए फिगर डी, देखिए F इक्वल टू एम जी, यहाँ पर हमने देखा F इक्वल टू एम जी है वर्टिकल मोशन। तो और H की वैल्यू क्या है, इस पूरे H की वैल्यू अगर ये डेल्टा H लिया, छोटा सा हाइट ली, तो अगर समेशन डेल्टा H लिखें, अगर इस छोटे छोटे हाइट को हम टोटल जितने भी हैं सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, H हाइट हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू डी क्या करेंगे, देखिए सिग्मा ऑफ एम जी इंटू डेल्टा एच। तो एम जी डेल्टा एच इतना का वर्क है, यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा, मतलब इस दौरान वर्क जो हुआ वो क्या होगा, एम जी इंटू डेल्टा एच। अब इसका समेशन बाद में करेंगे, तो समेशन करेंगे एम जी डेल्टा एच, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी एच के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने करा है। तो इसमें डब्ल्यू डी क्या हो जाएगा, समेशन एम जी इंटू डेल्टा एच, तो ये एम जी एच के बराबर हो गया। तो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 क्या बताती हैं, कोई भी पाथ हो वर्क हमेशा एम जी एच होता है, हाइट के हिसाब से निकल आया। वर्टिकल मोशन के लिए ग्रेविटेशनल के बारे में, तो ग्रेविटेशनल वर्क हर स्थिति में पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, केवल इनिशियल और फाइनल हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये यहाँ तक तो ये हमने पढ़ लिया कि ये आता है, ये प्रूफ जो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट उसका रिजल्ट है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिख के दिखाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ आते हैं 10, हमने क्या रिजल्ट निकाला, डब्ल्यू ए इक्वल टू डब्ल्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू सी इक्वल टू डब्ल्यू डी। डब्ल्यू ए
इक्वल टू WB इक्वल टू WC इक्वल टू WD। ये आ गया रिजल्ट। तो इसको लिखेंगे कैसे, वर्क इन मूविंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड नॉट अपॉन द पाथ फॉलोड। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि जो वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा वर्क हम कैलकुलेट करते हैं तो वो केवल इनिशियल और फाइनल हाइट मतलब पे डिपेंड करता है, पाथ की लंबाई पे नहीं डिपेंड करता है, और इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि वो गोल पाथ है या सर्कुलर, वो ओवल पाथ है या कर्व पाथ है। ठीक, ये रिजल्ट आ गया। तो अब इस रिजल्ट से कहाँ तक पहुँचे, हेंस, अब इन दोनों का रिजल्ट करके हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यही तो रिजल्ट है, पोजीशन पे जो डिपेंड करेगा केवल, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये प्रूव हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया हमारा, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल 2-3 बता दे रहे हैं तो आपको इजी हो जाएगा। अदर एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक, तो कौन कौन से कंजर्वेटिव होते हैं, 3 हमने बता दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला है इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स कौन सा होता है, रबड़ बैंड ले लीजिए, वो इलास्टिक होता है, कंजर्वेटिव होता है। और स्प्रिंग फोर्स ले लीजिए, वो भी कंजर्वेटिव होता है। अब दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी आपका कंजर्वेटिव होता है। क्यों कंजर्वेटिव होता है, अभी आप जैसे 2 तार झुकाएंगे, 2 चार्ज ले लिया आपने, तो पास लाएंगे तो फोर्स लगने लगेगा, कंजर्व रहेगा, और फिर दूर ले जाएंगे फिर वो एडजस्ट कर लेगा, एडजस्टिंग होता है ये। ठीक है, अब इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो भी कंजर्वेटिव होता है, उसमें भी पाथ डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन निर्भर करती है। तो इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। तो यहाँ तक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो बच्चों, अब चलिए आगे देखते हैं मोर टॉपिक्स। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अब तक हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू ए कंप्लीट राउंड ट्रिप इज जीरो। ठीक है, तो इसको फिर से पढ़ते हैं। द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए बॉडी थ्रू ए कंप्लीट राउंड ट्रिप इज जीरो। तो इसमें क्या पढ़ा हमने, तो वर्क डन तो हमने कैलकुलेट करा, लेकिन काहे में कैलकुलेट करा, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप। कंप्लीट राउंड का ट्रिप क्या मतलब है, आप सब्जी लेने बाजार गए घर से और घर में वापस आ गए, तो घर से चले थे, घर से वापस आ गए, तो पूरा जो वर्क कैलकुलेट इसमें जो करेंगे वो राउंड ट्रिप का वर्क कहलाएगा। तो ये होती है राउंड ट्रिप होती है। अब इसको देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि राउंड ट्रिप में टोटल वर्क आपका जाना और आना, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है और जा आ रहे हैं, तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल वर्क करेंगे तो आना और जाना जब जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, राउंड ट्रिप का वर्क जीरो आएगा, तभी वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, इसमें एक फिगर हम लोग बनाते हैं। तो इसमें ए यहाँ पर है, बी पोजीशन यहाँ है, मान लीजिए यहाँ आपका होम है और यहाँ पर बाजार है। तो आप क्या करें, यहाँ से यहाँ ऐसे वन वे में गए और जब वापस लौटे तो दूसरा वे कर लिया आपने। तब आपने क्या करा, अभी एक गली से होके जा रहे थे, अब लौटे तो दूसरी किसी गली से आए, तो पहले पाथ की लंबाई दूसरे पाथ की लंबाई में अंतर है, लेकिन आपका घर और बाजार की जो लंबवत दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस, वो डी है। इतना क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से वन में क्या हो रहा है, गोज टू बी, ए टू बी जा रहा है, और बी इसमें क्या हो रहा है, सेकंड में
B2A जा रहा है। अब इस पाथ की लंबाई कितनी है x मीटर और इस पाथ की लंबाई कितनी है y मीटर, और देखने में ही मालूम चल रहा है x जो है y से छोटा है, y ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हिंट दे रहे हैं हम आपको, जब इस तरह का काम आप करते हैं तो अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्क ना कंसीडर करें, वर्टिकल वर्क कंसीडर करेंगे तो आपको ये सरल एग्जाम्पल लगेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उससे आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट। तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमने करा पाथ 1 के लिए, WA21 to B ऐसे, तो वो किसके बराबर होएगा, वो माइनस चिन्ह लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे और WB2A होगा, B2A। तो इसके वर्क और इसका वर्क मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, लेकिन ये जाने का है ये आने का है, तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, वैल्यू बराबर होगी। तो अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इसी को कह रहे हैं कि 1 राउंड ट्रिप में जो वर्क का समेशन होएगा वो 0 होना चाहिए। अगर 0 आता है तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है, डिस्टेंस बिटवीन A to B मिनिमम कितनी है, D डिस्टेंस है, बदल नहीं रही है, और x नॉट इक्वल टू y है, तो पाथ का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स में 1 राउंड ट्रिप में वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स की। अब एक अनदर एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जिसका आगे तक आपकी जो फिजिक्स में आपका काम आएगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ए सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स अभी पता नहीं है क्या हो रहा है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, लेकिन इसको एज इट इज याद कर लीजिए। क्या, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। जब भी सेंट्रल फोर्स की बात होगी तो उसका मतलब ये है वो कंजर्वेटिव होगा। मतलब कि अगर राउंड ट्रिप अगर आप उसकी कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा, समेशन वर्क का समेशन 0 आएगा, ये क्वालिटी है। अब सेंट्रल फोर्स पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए, ए फोर्स एक्टिंग अपॉन ए पार्टिकल इज ए सेंट्रल फोर्स, इज ए सेंट्रल फोर्स। कब कहलाएगा सेंट्रल फोर्स, इफ, ये 2 क्वालिटी होंगी उसमें, इफ इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं या तो उसकी तरफ आप पुश कर रहे हैं या फिर उसके टुवर्ड्स अगेंस्ट पुश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि या तो आप उसमें उसके अलोंग लगा रहे हैं फोर्स या उसके अपोजिट लगा रहे हैं, ठीक, पहली बात। एंड इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट। अब इन्होंने बात ये कही, लेकिन सेंट्रल फोर्स जो हो वो अगर उसकी मैग्नीट्यूड केवल डिस्टेंस पे निर्भर करती हो, जो कि ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दैट पॉइंट, जिस पॉइंट से आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट से उस बॉडी की दूरी, डिस्टेंस जो है उस पार्टिकल की उस पर निर्भर करती है। मतलब कि डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है, डिस्टेंस ओरिएंटेड होता है। डिस्टेंस बढ़ेगी तो वो या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी व्हाटएवर नियम होता है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करे या फिर उसके एक दिशा में जाए, या तो उसको फॉलो कर रहा हो या तो अपोज कर रहा हो, ठीक। तो सेंट्रल फोर्स कैसा होता है कि किसी पॉइंट पे, फिक्स पॉइंट पे अगर फोर्स लगाया तो फिक्स पॉइंट पे या तो उसकी तरफ होगा या उससे अपोजिट होगा। दूसरा जरूरी बात है, उसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, उस जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे वहां से निर्भर करेगी, ठीक है। तो 2 में हो गई। तो अब इसको फिगर से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट P है और यहाँ A है। A से यहाँ पर फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन A पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है P की ओर, और यहाँ पर भी यही करा जा रहा है, B से P की ओर लगाया जा रहा है, लेकिन इसमें डिस्टेंस वेरी कर रहा है। इसका x1 डिस्टेंस है, इसका x2 डिस्टेंस है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो ये फिगर बना दिया। अब देखिए क्या कह रहे हैं हम दिखा रहे हैं कि
इफ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ फार्मूला है उसका, तो देख लेते हैं कुछ में क्या हो सकता है। दो तरह के फार्मूला हमने बता दिए और व्हाटएवर और भी हो सकते हैं। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस, डिस्टेंस कम होगा फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 डिस्टेंस स्क्वायर के, ऐसा भी फार्मूला हो सकता है। यह फार्मूला हो सकता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो 1 डिस्टेंस क्यूब के या क्यूब 5 के, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो इस तरह के फोर्स क्या होते हैं, कहलाते हैं सेंट्रल फोर्स, जो कि कंजर्वेटिव होते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए तो आपको राहत मिलेगी, क्योंकि एग्जाम्पल से जान जाएंगे आप सेंट्रल फोर्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, सेंट्रल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस पे निर्भर करना जरूरी है उसकी मैग्नीट्यूड का। तीसरी बात, या तो उसकी टुवर्ड्स हो या अपोजिट हो, ठीक। फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किनके बीच में, दो वो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में, बिटवीन टू मासेस, दो पार्टिकल हो, मान लीजिए अर्थ के और मिट्टी के गोले हों, या चांद और वो चंद्रमा और अर्थ, ऐसे तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स कहलाता है। तो उसकी इक्वेशन मालूम है, आगे पढ़ेंगे भी। एफ जी इक्वल टू होता है जी इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए ये कंडीशन आ रही है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। तो अभी आप 12th में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में फोर्स लगता है, और उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें ये इक्वेशन आ गई 1 डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है और कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, ठीक। कंजर्वेटिव होते हैं ये सब कंजर्वेटिव में आते हैं, ठीक है। अब थर्ड टाइप का है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स के बीच में भी फोर्स लगता है, वो भी इसी में से कोई इक्वेशन डील करती है उसको। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो भी सेंट्रल फोर्स होता है और क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो यहाँ तक जो था कि कंजर्वेटिव खत्म हो गया। अब हमारा छोटा सा टॉपिक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि छोटा है इसलिए कि एक एग्जाम्पल में वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक। फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेफिनेशन देखते हैं, ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स in moving a body from one position to another depends upon the path followed between the two position। अब इन्होंने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि जो फोर्स जो भी आप लगाएंगे उसको चेक करना है, तो वो उसकी कंडीशन क्या है फोर्स की, नॉन कंजर्वेटिव की। अगर वर्क या तो फोर्स अगेंस्ट में लगाया जाए या उसकी तरफ लगाया जाए, तो जो फोर्स के द्वारा वर्क होगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा एक बॉडी को मूव कराने में, तब होगा वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आने पे वो उसकी वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी, तो डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पोजीशन। जो दो पोजीशन इनिशियल और फाइनल ले रहे हैं उसके बीच में कौन सा पाथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर वैल्यू डिपेंड करेगी। तो अब एक बार डिफिनेशन जल्दी से पढ़ देते हैं। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे बॉडी आने पे जो वर्क कैलकुलेशन अगर डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बिटवीन द टू पोजीशन, अगर उसका वैल्यू पाथ डिफरेंट करने से डिफर कर रही है,
डिपेंड कर रही है कि पाथ लंबा है तो ज़्यादा हो गया, छोटा है तो कम हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो बहुत आसान एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल फोर्स हिंदी में कहते हैं घर्षण बल। जैसे साइकिल चल रही है तो वो अगर रोड ऊबड़ खाबड़ है तो ज़्यादा वर्क होगा, अगर स्मूथ है कम वर्क होगा। लंबा पाथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा वर्क करेगा, और छोटा पाथ है तो कम वर्क करेगा। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल लिया। अब इसके प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ये रफ एरिया है, मान लीजिए रफ मैदान है, कंक्रीट का मैदान है और रफ है, तो राउंड ग्राउंड है, रफ ग्राउंड है, राउंड नहीं रफ ग्राउंड है। उसमें एक पाथ हमने ले लिया, ए पोजीशन ले ली इनिशियल और फाइनल पोजीशन ले ली बी। एक पाथ हमने 1 रखा, ऐसे छोटा पाथ है, और दूसरा पाथ कैसा बड़ा है, ऐसे जिग जैग 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 करके ऐसे लंबा, लेकिन वो पहली पोजीशन पे आके मिलेगा। मतलब ए टू बी इधर से गए, अब जब वापस घर आए बाजार से तो दूसरे पाथ जो है लंबा पाथ कर दिया। तो अब देखिए इसमें ए टू बी जा रहे हैं 1 पाथ पे, तो किसी एक पॉइंट पे सिचुएशन देख लेते हैं। देखिए ये भाग रहा है इधर, एफ पी लेके इधर भाग रहा है साइकिल, तो साइकिल पे इसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा, जस्ट अपोजिट तो मूवमेंट लगेगा। तो वो कितना होएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रिक्शन म्यू का गुणा कर देते हैं उसके वेट से, म्यू mg हो जाएगा यहाँ पर जितना फ्रिक्शन फोर्स है इस पॉइंट पे। और A1 to B कितनी है, इसकी दूरी है x मीटर है। ठीक, अब इसके A और B के बीच की मिनिमम दूरी कितनी है, d, और पाथ 2 में B2A जो पाथ है वो y मीटर की दूरी का है, जो कि x से बड़ा है। ठीक, और इसके किसी एक पॉइंट पे फिर वही बात होगी, ये इधर मूवमेंट कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसकी उल्टी दिशा में लगेगा, और कितना लगेगा, उतना ही लगेगा म्यू mg, क्योंकि इसका वेट तो बदल नहीं रहा है, पार्टिकुलर वेट नहीं बदल रहा है। तो ये तो फिगर की बात हो गई। अब बहुत सरल बात है कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए प्रूफ में क्या करा हमने लिखा है WA1 to B। ये 1 to B का पाथ जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, F इंटू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो F कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg, और उसमें डिस्टेंस का गुणा कर दिया डिस्प्लेसमेंट का, तो x का गुणा कर दिया, तो इसमें वर्क आ गया। ठीक है, और B2A, 2 सेकेंड पाथ में B2A तो इक्वल टू माइनस का म्यू mg और टोटल डिस्टेंस दूसरे पाथ का y, तो माइनस म्यू mg इंटू y हो गया। अब देखिए ये तो कैलकुलेशन हो गया। अब हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं, बट इफ x नॉट इक्वल टू y बड़ा है x छोटा है, तो ये क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, नहीं बराबर होंगी, ये ज़्यादा होगी ये कम होगी। तो इनका जो समेशन आप करेंगे WA1 to B प्लस WB2A, तो वो उनका समेशन 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा है और माइनस में है तो माइनस वैल्यू दे देगा, 0 नहीं आएगा। तो ये किस में A to B गए और B to A गए, तो ये क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये 0 नहीं होएगा। तो हम कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे, सो द नेट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस in moving a body through one complete round trip is not zero. Hence the frictional force is equal to non-conservative. इसको फिर से समझिए, the net work done against frictional force in moving a body through one complete round trip is not zero. यही तो प्रूफ करा है कि एक पूरी राउंड ट्रिप अगर हम ऐसे इधर से गए और वापस घर लौटे और पाथ हमारा डिफरेंट हो गया, तो पाथ 1 का वर्क पाथ 2 के वर्क के बराबर नहीं है। तो राउंड ट्रिप का जब समेशन निकालेंगे तो उसमें या तो माइनस वैल्यू आएगी प्लस वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगी। तो डिफर कर गया ना, तो पाथ पे डिपेंड हो गया वर्क। तो ऐसा फोर्स जो पाथ डिपेंडेंट वर्क डन दे वो कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमने कहाँ शुरू करा था, फ्रिक्शनल फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव। तो ये प्रूव हो गया कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए
एग्जाम्पल है इंडक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए बीटेट्रॉन। ठीक है, एक इंडक्शन ट्यूब होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके पाथ होते हैं, उसमें मैग्नेटिक या फील्ड हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो वैसा होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव करके ऐसे 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 घूम के जाता है तो पाथ डिफरेंट मिलते हैं, ऐसे ही पाथ मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए बेट्रॉन। तो इस तरह का ही वाक्य इलेक्ट्रॉन में होता है। तो आफ्टर ईच राउंड ट्रिप दैट इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स विद मोर काइनेटिक एनर्जी दैट व्हाट इट हैड इनिशियली। जैसे इस पाथ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो उसका वर्क कैलकुलेट करेंगे, और जब वापस आएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी पहले से, तो ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रिप का वर्क ज़ीरो तो नहीं होगा, नेटवर्क, तो वो नेटवर्क ज़ीरो नहीं होगा। तो इंडक्शन फोर्स क्या हुआ, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो नॉन कंजर्वेटिव के हमको दो एग्जाम्पल मिले, पहला फ्रिक्शनल फोर्सेस, दूसरा इंडक्शन फोर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और काफ़ी इजी तरीके से समझाया है। और अब लास्ट में हमको एक बात कहनी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।